सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलेगा, बखर किस प्रकार अतीत को समझने में सहायक होती है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बखर अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसकी जो सामाजिक और भाषिक उत्पत्ति है ना, वो आपका 1650 में शुरू हुआ और 1670 के दशक में समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद बोल सकते हो कि इसकी जो मराठा जो था, मराठा की शक्तियों का विस्तार हुआ था ना, जिसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिला कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ पे वर्णनों का स्वरूप देखने को मिला। ठीक है। जहाँ पे ये देखने को मिला कि 1650 से शुरू होकर 1670 तक जो ये 10 साल, और देखने को मिला कि इससे ये रूप में एक दशक भी देखने को मिला कि 20 साल का ये जो टाइम पीरियड रहा, तो मराठा शक्ति यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से देखा, जिसके कारण हमारा देखा जाता कि व्यापार के क्षेत्रीय घटनाओं था वो दैनिक साहित्य के रूप में हुआ। उसके तत्पश्चात आदान प्रदान की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने लगी। आदान प्रदान की स्थिति कैसे हुई? जो कि आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में हमारे भारतीय कालांतर पर जो राज करने वाले ऐतिहासिक लोग थे ना, जिनके कारण हमारे व्यवस्थाओं का उत्पत्ति हुआ। और आपका देखने को मिला कि जो यहाँ पे प्रशासन था, पूर्णतः हमें ये देखने को मिला कि आदान प्रदान की स्थिति, जैसे कि भारत में कच्चे मालों को महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा था। ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंत में जो मराठे था, जो कुलीन और तथा आधिकारिक वर्ग के लोग थे, उनका वर्ग विभाजन के रूप में देखने को मिला। उसके तत्पश्चात छोटे अधिकारिक जो लोग थे ना, उन अधिकारिक लोगों की जो व्यवस्था है, मराठी व्यवसाय के रूप में कहलाया। ठीक है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ग के लोग आए जैसे कि आपके प्रशासनिक तौर तरीके से वो चलाना चाहते थे, प्रशासनिक तौर तरीके को यानी कि प्रशासन को चलाना चाहते थे। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे फारसी प्रशासनिक, और उसके बाद मुहावरे। इस तरीके से इन सभी व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए इन हमारे प्रशासन को चलाने का प्रयोग किया गया था। जैसे कथाएं हो गई, कथाएं जो कथा के रूप में वर्णन किया गया। कथा का मतलब होता है किसी टॉपिक पे बोल सकते हो कि एक मंत्र के रूप में देखा जाए, एक पोएम के रूप में लिखा जाता था। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आपके मौलवी साहब जैसे कि कुरान पढ़ते हैं तो कुछ पंक्ति आ जाती है, तो वो कथा के रूप में होती है। तो वो भी आपका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो उसके बाद 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के जो अंत में बखर अतीत को समझने में सहायक थे। बखर ये आपके अतीत के एक विद्वान के रूप में जाने गए थे। ठीक है। जो कि इन्होंने अपनी व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए इन्होंने सभासद और चिटनीस खबर जैसे रचनाओं का वर्णन किया था। चिटनीस खबर जो था ना, वो महत्वपूर्ण रूप से एक ऐसा खबर था जो कि प्रशासन जैसे कि चल रहा है, मुगल वैशन व्यवस्था का जो शासन चल रहा है, उनके रूप में आपका बोल सकते हो सीक्रेटली जो व्यवस्थाओं का वर्णन करने की व्यवस्था था, वो चिटनीस खबर के रूप में जाना गया। अब उसके तत्पश्चात 1694 में जो आपका शिवाजी के जो दूसरे पुत्र हुए, राजराम, शिवाजी के दूसरे पुत्र का नाम था राजराम, उनके निर्देशानुसार कृष्णा अनंत सभासद द्वारा लिखा गया था। कृष्णा अनंत जो सभासद था, उनके द्वारा लिखा गया था। तो हमें यही देखने को मिलता है कि जो चिटनीस खबर है ना, वो खबर को अत्यधिक रूप में आपका देखने को मिला कि 1811 के दशक में वो पूर्णतः हमारे संदेश को एक बोल सकते हो कि सीक्रेटली आगे बढ़ाने का प्रस्तुत था। तो ये खबर उसी के नाम से हमारे व्यवस्थाओं का रूप है, जो कि हमारे वंशीय व्यवस्था का तथा हमारे राजाओं तथा हमारे बोल सकते हो कि वंश क्रम के रूप में यहाँ पे आगे बढ़ाया गया। तथा उसके बाद देखा जाता है कि यहाँ पे भविष्यवाणी करते हुए ये भी देखने को मिला कि शिवाजी के द्वारा जो सूचना
विभाग स्थापित किया गया था, उस स्थापना के रूप में आपका नई नीतियों का संचार किया गया और खबर का रूप जो है वो विस्तार रूप में आगे बढ़ाया गया। देखो खबर का मतलब सिंपली लैंग्वेज में अब अलीज़ा बताऊं तो वो खबर एक ऐसा प्रशासनिक तौर तरीका था जो कि दूसरे प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने नोटिस किया था पहले खबर देने के लिए क्या होता था भाई कबूतरों का सहारा लिया जाता था कबूतरों के पंजे में चिट्ठियां लिखकर आपका देखा जाता था कि छोड़ उड़ा दिया जाता था तो कबूतर दूसरी जगह पे जाके आपका देखा जाता था कि उसकी खबर को पहुंचाते थे ये कभी देखा फिल्मों वगैरह में या फिर किसी नाटक वगैरह में हाँ ये जो खबर होता था उस समय हमारे प्रशासनिक तौर तरीके को बोल सकते हो कि नजर रखने के लिए ताकि इस शासन व्यवस्था का किस तरीके से हमारे व्यवस्थाओं का स्वरूप देखा गया और जिस तरीके से पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में और उस युद्ध में जो प्रस्तुत किया गया जो व्यवस्था था जिसके बोल सकते हो अब्दाली अब्दाली जो आपका देखा गया कि अफगान का फौजी समर्थक रूप में था उसके बारे में भी खबर के रूप में आगे जाके विकसित किया गया तो जो ये खबर होता था पूर्णतः हमारे रचनाओं का एक ऐसा स्वरूप था जो कि दूसरे राजा के बारे में एक दर्शाने का प्रस्तुतिकरण था कि दूसरे राजा किस तरीके से शासन कर रहा है किस तरीके से उसका अपना अधिपति है इन सभी व्यवस्थाओं का जो है ये खबर के रूप में जाना जा गया ठीक है देखो डियर जो खबर था एक अतीत का एक ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला स्वरूप रहा जिसके अंतर्गत जो सामाजिक विचारधारा जो चल रही थी या फिर जो समाज में शक्तियाँ चल रही थी जो हमारे बोल सकते हो कि हमारे समाज को चलाने वाले जो शक्ति थे मुगल थे आपके सम्राट थे तथा बोल सकते हो कि हमारे बोल सकते मराठा थे तो उनके द्वारा जो प्रशासन चलाया जाता था तो उनके जो प्रशासन का जो खबर यानी कि बोल सकते हो कि जो न्यूज़ था वो एक दूसरे से आदान प्रदान करने की व्यवस्था को खबर कहा गया जैसे कि आज हम अखबार बोलते हैं अखबार अखबार क्यों बोला जाता है हर जगह का हर क्षेत्र का सूचना उसमें एकत्रित है अखबार ठीक है तो ये खबर वैसी तरीके से हमारे प्रशासन को हमारे क्षेत्र के बारे में बताने का बोल सकते हो कि एक जरिया माना जाता था जो कि आपके बोल सकते तो जो आपका ये बखर के रूप में जाना जाता था जो कि 1694 में यानी कि 94 के दशक में आपका देखा जाता शिवाजी के जो दूसरे पुत्र हुए इन्होंने बखर व्यवस्था की व्यवस्था को आगे बढ़ाया था जिसके अंतर्गत बखर की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक रूप में रहा जिसके अंतर्गत यहाँ पे खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान के रूप में पहुंचाने का तथा जो शासन व्यवस्था जो चल रहा था हमारे व्यवस्थाओं के रूप में चाहे वो आपकी संस्कृति हुई या चाहे आपके मुहावरे हुए चाहे आपके बोल सकते हो फारसी हुए चाहे आपके प्रशासनिक तौर तरीके हुए इन सभी व्यवस्थाओं का वर्णन ये बखर के रूप में आपका देखने को मिला कि उनके द्वारा और उनके स्वरूप के रूप में आपको आगे बढ़ाया गया तथा वंशावली व्यवस्था को भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया अब उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला जो बखर है पूर्णतः हमारे 18वीं शताब्दी के अंत में महादजी सिद्धे के द्वारा उसके अनुसार ही इनको आगे बढ़ाया गया और 1761 के जो पानीपत का तीसरा जो युद्ध था तो उसमें आपका देख सकते हो अब्दाली और अफगान फौजी के समक्ष आपका मराठों का पराजय होने के बाद बखर की जो व्यवस्था है 18वीं शताब्दी के रूप में शक्तिशाली रूप में आगे बढ़ा और ये जो बखर है बाद में जाके खबर के रूप में आगे बढ़ता हुआ सभी लोगों को सूचित करने का एक प्रावधान रूप में देखा भी गया और राजनीति व्यवस्था का जो मनमुटाव व्यवस्था था एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मनमुटाव की जो स्थिति थी उसको समाप्त करते हुए खबर व्यवस्था की स्थापना किया गया और ये जो बखर था उसके द्वारा ही खबर व्यवस्था की स्थापना किया गया क्लियर है ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा यूनानी वृत्तांत है। यूनानी वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो बन जाएगा पूरा। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा देखा जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं आंसर की। तो यूनानी वृत्तांत जो हिंद महासागर के व्यापारों से संबंधित था, जो आपका देखा जाता है कि हिंद महासागर से जो हमारे व्यापार हो रहे थे, हिंद महासागर जो आपके हिंद महासागर क्षेत्र के रूप में या फिर रास्ते के रूप में जो हमारे व्यापार हो रहे थे, जो भारत और रोम साम्राज्य को यानी कि भारत और रोम साम्राज्य के बीच जो आपके भारतीय बंदरगाह था ना, उसके बीच आपका ये व्यापार संबंधित हो रहा था। ठीक है? मैं बता रहा हूँ फिर से यूनानी वृत्तांत जो है वृत्तांत का मतलब होता है यात्री
यानी कि जो यात्री करने वाले जो लोग थे ना, यात्रा करने वाले लोग हैं, वही आपके वृतांत कहलाते हैं। ठीक है? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने वाले जो लोग हैं, वही आपके जाके आगे वृतांत के रूप में कहलाए। ठीक है? उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि आपके हिंद महासागर से ही इन्होंने यात्रा करना शुरू किया था। किस स्थिति से यात्रा करना शुरू किया? हिंद महासागर, ठीक है? और ये क्यों किया गया था? व्यापार संबंध की स्थिति में, व्यापार को ध्यान में रखते हुए, व्यापार को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है? उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि भारत और रोम साम्राज्य के बीच जो भारतीय स्थानीय बंदरगाह था ना, उसका जो पहला जो और दूसरा जो आपका स्थिति रहा है, व्यापारिक वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए मिस्र में बसे और आपके यूनानी लेखकों ने उनके कृतियों के रूप में एरीप्रियन आपका देखा गया। एरीप्रियन जो था आपका 80 सीई को यात्रियों के यात्राओं पर आधारित थी। एरीप्रियन क्या था? द एरीप्रियन, इसका जो पूरा नाम मैं बोलूं तो इसका नाम लिख लीजिए, पेरिपक्टस ऑफ द एरीप्रियन। पेरिपक्टस ऑफ द एरिप्रियन, जो कि आपके पुस्तक में लिखा भी होगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये जो आपका ये लिखा गया था, इसमें किस लिए लिखा गया था? इसकी ये पुस्तक के रूप में देखा गया। जो यात्राओं करने वाले लोग थे ना, जैसे टोलेमी टोलेमी जो था, जिसके द्वारा आपका देखा गया कि जियोग्राफी के रूप में जियोग्राफी को वर्णन किया गया कि 150 सीई, दूसरी शताब्दी ईस्वी के प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के रूप में इसने ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है? और ये जो यूनानी वृत्तांत है, यूनानी वृत्तांत का मतलब ही हमारा ये है कि जो यूनान के जो यात्री थे ना, उन्होंने भारत पर किस तरीके से आकर उसने भारत की रचना मतलब रचना की, और भारत के जो यात्रा करते हुए उसने अपने आप को विकसित किए, वो आपके यूनानी वृत्तांत के रूप में जाने गए। जिसमें आपका देखा जाता है कि प्लिनी की और नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री जो है आपके लातीनी भाषा में लिखी गई। लातीविया लातीविया एक क्षेत्र है जो कि आपका बोल सकते हो कि बहुत ही विकसित क्षेत्र है। ठीक है? यहाँ पर ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, अगर बोल सकते हो कि लिंग अनुपात का मतलब होता है कि सेक्स रेशो जो होता है कि महिलाओं पर पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति कितनी है, लातीविया क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है? तो ये लातीविया क्षेत्र है जो आपका अमेरिका से नीचे सटा हुआ क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जो कि भारत और इटली के एक बीच बीच क्या है, व्यापारिक संबंध को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और द्वितीय स्तर पर देखा गया कि यूनानी वृत्तांत जो है वो महत्वपूर्ण रूप से भारत व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा करे थे। ठीक है? तो यहाँ तक हमारा ये जो है, इसमें ये देखने को मिला कि यूनान के जो यात्री है, जो आपके पूर्णतः हमें ये देखने को मिला कि व्यापारिक संबंधों के और व्यापारिक वस्तुओं के माध्यम से हमारे व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया, और उसके तत्पश्चात हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वर्णन करते हुए हमारे वाणिज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। वाणिज्य क्षेत्र जो आपका व्यापार, अच्छा अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। देखो, यूनानी वृत्तांत जो डियर है ना, वो आपके देखे गए, वो यूनान के क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर से हमारे साथ व्यापार संबंध बनाना चाहता है। व्यापार यानी कि बोल सकते हो कि जो ट्रेड रिलेशन होता है ना, ट्रेड ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार होता है। और रिलेशन का मतलब संबंध। ठीक है? उसको बनाना चाहते थे, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर जो है, ठीक है, उनके माध्यम से, उस रास्ते के माध्यम से ही यूनानी जो आपके यात्री थे ना, वो भारत में आके व्यापारों का दृष्टिकोण विकसित किए थे, या फिर बोल सकते हो कि उनके, हाँ, उनके द्वारा ही भारत को यात्रा के रूप में क्यों किया गया? वो आपका व्यापार को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपके घर मतलब कभी विजिट करूं, तो भाई कुछ रीजन होगा ना विजिट करने का, ये तो नहीं कि हम कैसे भी। तो ठीक उसी प्रकार से जो यूनानी वृत्तांत थे ना, उनको भारत में आने का एक रीजन क्या था? व्यापार को बढ़ावा देना तथा व्यापारिक संबंध यानी कि ट्रेड रिलेशनशिप को ज्यादा विकसित करना, ये आपका रीजन था। क्लियर है? आपका यूनानी जो यात्री था, वो आपका देखा जाता है मेगाथनीज, जो आपका पहला आता है मेगाथनीज, जो कि सिकंदर द्वारा आपका बुलाया जाता है कि
नियंत्रण के रूप में आपका देखा गया। जो सिकंदर था ना, सिकंदर द्वारा प्रथम मौर्य राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में मेगाथनीज आया था। मेगाथनीज जो आपका 20वीं ई के युद्ध में आपका देखने को मिला कि 305 20 ई, जो बीसी माना जाता है, कि बोल सकते हो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले माना जाता है ये टाइम पीरियड। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिकंदर के रूप में यहाँ पर मेगाथनीज हमारे भारत क्षेत्र में आया, और मौर्य दरबार यानी कि ये सब क्या मौर्य वंशज थे, ठीक है, जो हमारे भारत में शासन करने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके दरबार में मेगाथनीज आया था, तो एक राजदूत सिकंदर का राजदूत था। सिकंदर का राजदूत, राजदूत का मतलब ये है कि राजा का दूत होता है। जैसे कि मान लो कि आप राजा हो, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि हाँ शांति समझौता के लिए आप किसी क्षेत्र को जाओ, कि हाँ लड़ाई नहीं होना चाहिए, उसे राजदूत कहा जाता था। यानी कि शांति समझौता करने वाला आपका बोल सकते हो व्यक्ति, वो आपका राजदूत कहलाता है। जैसे कि आज हम विदेश मंत्री बोलते हैं, भाई विदेश मंत्री का क्या कार्य है कि विदेशों के साथ जो मंत्रियों का बैठक बुलाया जाता है ताकि शांति समझौता किया जा सके। तो ये आपके राजदूत के रूप में आपका देखा गया है कि मेगाथनीज आपका बोल सकते हो कि एक यात्री के रूप में हमारे देश पर आया था और हमारे व्यवस्थाओं को आगे विकसित किया था। मेगाथनीज के द्वारा ही पाटलिपुत्र का विवरण दिया गया, ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि आपका पटना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ही आपका देखने को मिला कि मेगाथनीज के अनुसार ही पाटलिपुत्र को 64 द्वारा 570 में बुर्ज वाली लकड़ी की दीवार को गहरी खाई के रूप से घिरा हुआ था, जो कि आपका पाटलिपुत्र था ना, 64 64 यानी कि 64 द्वार थे, द्वार के रूप में, यानी कि जो लकड़ी की पहले दीवार होती थी या फिर लकड़ी के दरवाजे होते थे, तो ये जो लकड़ी के दरवाजे होते थे ना, बहुत बड़े पैमाने पे अत्यधिक मोटे हुआ करते थे। इनकी चौड़ाई, इनकी लंबाई औसत बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो इसकी पुस्तक में आपके मतलब बोल सकते हो कि पुस्तक में लिखा हुआ भी है कि भाई 9.33 मील है, और उसके बाद इसकी व्यवस्था क्या है, अगर चौड़ाई और लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो ये सारी बातें दिया गया है। तो हमने यही देखा कि जो आपके यूनानी वृत्तांत थे, जिनके द्वारा आपका देखने को मिला कि हमारे व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए उनके द्वारा व्यापारिक संबंधों को विकसित किया गया था, व्यापारिक संबंधों का विकास उनके द्वारा किया गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि यूनानी वृत्तांत के रूप में देखा जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डियर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण विचारों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन थे, यानी कि इतिहास लेखन वह जो आपके इतिहास के बारे में रचना करने वाले जो है व्यक्ति, वो आपके इतिहास लेखन कहलाए, ठीक है। अब उनकी विवेचना करनी, उनके बारे में बताना है कि उनके विचार कैसे थे भाई। तो औपनिवेशिक जो इतिहास लेखन जो हुए आपके 18वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी के बीच में देखा गया, जो आपके ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का वर्णन स्वरूप है, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि पांचाय वद्य आपका ये पॉइंट है, जो कि आप पुस्तक में भी देख सकते हो, ठीक है। लेते तो हमारा अगले क्वेश्चन का जो आंसर है, औपनिवेशिक इतिहासकार लेखन के महत्वपूर्ण विचारों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा जब टाइम पीरियड रहता है डियर, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अधिपति था, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का उनका विरोध करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वो आपका उपनिवेशवाद कहलाता है कि पूरी तरीके से उनका आधिपत्य नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई हम उनका विरोध कर रहे थे। उनका जो विरोध करते हुए अपने आप को विकसित कर रहे थे, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका देखने को मिला कि 18वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद में आपका अनेक लेखकों के द्वारा जो उनकी प्रवृत्तियां थी, अनेक लेखकों के द्वारा आपका देखे हुआ कि रचनाएं किया गया एक दूसरे का विरोध करते हुए, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, उनके विचार जो थे आपका देखा जाता है, आपका पहला विचार आ जाता है प्राश्चर्यवादी। प्राश्चर्यवादी का मतलब होता है कि आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्राश्चर्यवादी आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो प्राश्चर्यवादी जो कि आपका इतिहास लेखन की पहली प्रवृत्तियां के रूप में या फिर पहली विचारधारा के रूप में देखी जाती है, जो 18वीं शताब्दी के यूरोपीय देशों के रूप में आपका देखा जाता है कि इसका शक्ति अत्यधिक प्रबल था। प्रबल का मतलब होता है अत्यधिक पावरफुल था,
ठीक है। अब उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि यूरोपीय उपनिवेशवाद जो था ना, पूर्णतः हमारा देखा जाता है कि हमारे समाज में एक आलोचनात्मक व्यवस्था रहा। आलोचनात्मक व्यवस्था का मतलब दूसरे के रूप में विवाद करना, ताने देना, टोंट मारना, ये आलोचनात्मक कहलाता है। तो एशियाई सभ्यता जो था ना, एशियाई सभ्यता जो हमारे भारत में एशियाई सभ्यता चल रहा था, वो पूर्णतः हमारे भारतीय सभ्यता का प्रशासन था। ठीक है। जिसके दृष्टिकोण में यहाँ पर जो जो उपनिवेशवाद शासन कर रहे थे, उन उपनिवेशवाद शासन के रूप में हमारे इतिहासकार लेखकों के रूप में इनका वर्णन करते हुए हमारे विचारों को प्रस्तुत करने का जो लेखा जोखा था, इन लेखकों के द्वारा निभाया गया था। इन लेखकों के द्वारा ही हमारे हिंदू सभ्यता या फिर भारतीय सभ्यता का विस्तार हमारे उपनिवेशवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमारी संस्कृतियों का विस्तार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तभी जाके इसका पाश्चात्य वाद के रूप में या फिर पाश्चात्यवादी के रूप में जाना जाता है। यानी कि हमारे पाश्चात्य संस्कृति के रूप में आपका देखने को मिला कि हमारे पाश्चात्य संस्कृति वो है जो आपके पश्चिमी जो देश है ना, उनकी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी जा रही थी ना। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे भाई, हम अपने अनुसार नीति निर्माण कर रहे थे, अपने अनुसार हमारे शासन व्यवस्था को चला रहे थे। तो हमारे क्या कर रहे थे, हमारे संस्कृति, हमारे भारतीय सभ्यता का नाश हो रहा था। तो यही हुआ कि जो इतिहासकार लेखक हुए ना, उन्होंने पाश्चात्यवादी की व्यवस्था को समाप्त करने का लेखन लिखने का प्रयास किया गया था। क्लियर है पहला पॉइंट, सुन लीजिएगा। वादी जो है, इसका मतलब ये है कि जो उपनिवेशवाद चल रहे हमारे शासन था ना भारत में, उसको समाप्त करने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए यहाँ पे इतिहास लेखकों ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए इनकी व्यवस्थाओं पर व्यंग किया था, यानी कि कटाक्ष किया था, ताने मारे थे, टोंट मारे थे। क्लियर है। अब उसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आ जाता है इंजिलवादी। इंजिलवादी जो है औपनिवेशवाद इतिहास लेखन का दूसरी प्रवृत्ति है, दूसरी विचारधारा के रूप में देखा गया, जिसके अंतर्गत झुकाव और झुकाव की भी स्थिति ना है। यानी कि जो भारत कहीं ना कहीं दूसरे, मतलब हमारे रवैया क्या था भाई, अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर शासन कर रहा था। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था क्या कह रहा था कि हमारे सामने तुम झुको, भारत को झुकाना चाहता था। लेकिन भारत क्या है कि अब यहाँ पर विकसित होते होते अपने आप को विकास कर रहा था। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उपनिवेशवाद का मतलब ही क्या है कि अब भाई हम उनका विरोध करने लगे। ठीक है। उपनिवेशवाद और औपनिवेशवाद में दोनों में फर्क है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जो हमारे ऊपर कोई अधिकार जमा रहा है ना, भाई उनके अधिकारों को हम अब नहीं मान रहे ज्यादा। भाई मन की मर्जी चाहिए अब हमारी, भाई हम अपने अनुसार चल रहे हैं। तो वो आपका उपनिवेशवाद स्वरूप कहलाता है। तो जो इंजिलवादी का मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमारे जो आधिकारिक व्यवस्था थे ना, जो आपका देखिए देखा गया कि हमारे भारतीय व्यवस्था था, भारतीय स्वरूप था। अब हमारे रवैये में एक परिवर्तन आया कि भाई हम अंग्रेजी शासन व्यवस्था, अपने धार्मिक व्यवस्था, जो हमारे ईसाई, हिंदू और आपके धर्म है, इन सभी व्यवस्थाओं को हमने ब्रिटिश काल के रूप में अपनी सभ्यताओं को आगे बढ़ाने लगे। यानी कि ब्रिटिश सरकार के सामने ही हम अपनी सभ्यताओं को अब आगे बढ़ाने के लिए अब तत्पर हो गए, या फिर बोल सकते हो कि हमारे अंदर ये सोच व्यवस्था उत्पन्न हो गया कि हम भाई, हम ब्रिटिश सरकार व्यवस्था के रूप में ही आगे बढ़ेंगे। हम दूसरे के साथ अपना विकास नहीं करेंगे, हम अपना विकास निश्चित रूप में करेंगे। हम ब्रिटिश सरकार के नीचे दबकर नहीं रह सकते, अपनी संस्कृति का विकास हम स्वयं करेंगे। तो ये बात ही यहाँ पर इंजिलवाद में कहा गया था। क्लियर है। अब उसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट आ जाता है आंगलवादी। आंगलवादी जो उपनिवेशवाद लेखन का जो तीसरा कृति है या फिर तीसरा व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इसमें यहाँ पे बता, तो उसके बाद हमारा आंगलवादी का आ जाता है स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम भारत सभ्यता, यानी कि जो भारत की जो सभ्यता है, उसके जो स्तर थे, उसके निचले स्तर पर हमने अपने अपने स्तर को अब बढ़ावा दिया गया। अब मान लो कि मैंने एक, हमारा लेवल डाउन कर दिया गया था अंग्रेजी और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा। तो अब हम अपने स्तर के लिए भाई अब लड़ रहे थे, अपने स्तर के लिए, अपने अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अपने प्रशासन व्यवस्था के लिए, अपने आर्थिक सुधार के लिए, इन सभी कारण, मतलब हम उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें यही देखने को मिला कि जो आंगलवादी है, आंगलवादी का यही बताता है कि जो हमारे औपनिवेशिक सरकार था ना, उस औपनिवेशिक सरकार का जो हमारे आर्थिक सुधार थे, उनको सुधारने के लिए हम उनका विरोध कर रहे थे।
आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता जो प्रत्येक रूप में हमारे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, आंगनवादी उन सभ्यताओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। और इसमें एक जेम्स मिल जो विद्वान थे, उनके द्वारा ही आंगनवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत हम अपनी सभ्यताओं का जो निचला स्तर है, उस निचले स्तर को अब धीरे-धीरे ऊँचे स्तर में, यानी कि अब धीरे-धीरे हम अपने विकास के स्तर पर, जो हमारी सभ्यता थी धीरे-धीरे खत्म हो रही थी, हम अपनी सभ्यता के रूप में अब आगे बढ़ना चाहते थे। इसी व्यवस्था के रूप में आंगनवादी की स्थापना किया गया। और जो हमारे भारतीय सभ्यता था, जो आपका देखने को मिल रहा था कि भारतीय सभ्यता अंग्रेजी शासन व्यवस्था या फिर औपनिवेशिक व्यवस्था के सामने झुक रहा था। अब उस झुकाव को इसने समाप्त करते हुए, उपनिवेशवाद की व्यवस्था में समाप्त करते हुए, उसकी विचारधारा को अब धीरे-धीरे यहाँ पे विकसित किया जाने लगा। तो ये था आपका आंगनवादी। क्लियर है? तो ये हमारा अब क्वेश्चन जो कि हम अब समरी के एंगल में थोड़ा देख लेते हैं। जो औपनिवेशिक इतिहासकार के जो लेखक विचारधारा थे, उनके विस्तार के रूप में हमारे भारत का उपनिवेशवाद का इतिहास कैसे लिखा गया, उनके विचारों को प्रकट करा गया। तो इनके 3 विचारक थे डियर। आपका जो देखा जाता है प्राचार्यवादी, जो आपका बोल सकते हो उसके बाद एंजलवादी और उसके बाद आंगनवादी। ठीक है? तो ये 18वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान बहुत ही बड़े पैमाने पे विकसित हुआ था। जो उपनिवेशवाद था ना, उसके रूप में हमारे जो इतिहास लेखक थे ना, इतिहास की जो रचना करने वाले थे, उनके द्वारा इसकी जो विस्तार है महत्वपूर्ण रूप से देखी गई। जो आपका बात कर लेते हैं पाश्चात्यवादी की, जिसमें हमने ये देखा कि हमारी यूरोपीय देशों को जो रूप में हमारी शक्ति थी ना, उन शक्तियों के रूप में हम अपने शक्तियों को अब धीरे-धीरे आगे बढ़ाने लगे। और हम उपनिवेशवाद की सभ्यता को अपनी सभ्यता को धीरे-धीरे हम अपना रहे थे। अपनी सभ्यता को हम धीरे-धीरे अब छोड़ नहीं रहे थे। अपनी सभ्यता का जो इतिहास है, उसका अब हम नींव डाल रहे थे। नींव डालने का मतलब है कि अपनी सभ्यता की स्थापना धीरे-धीरे हम अपने करना शुरू कर दिए। और पाश्चात्य, हाँ, पाश्चात्य संस्कृति का बोल सकते हो कि अब हम विलोपन कर रहे थे। विलोपन यानी कि उन्हें खत्म कर रहे थे, और अपनी संस्कृति की सभ्यता को हम धीरे-धीरे अब अपनाने लगे। तो ये था आपके पाश्चात्यवादी, जो कि पाश्च्यवादी जिसे बोलते हैं। अब उसके बाद आपका आ जाता है इंजिलवादी। इंजिलवादी जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जिसकी उपनिवेशवाद इतिहास लेखन की जो दूसरी प्रवृत्ति मानी जाती है, जिसमें हमने ये देखा कि भारत के प्रति अगर जो आपका देखा जाता है, उसके जो धर्म है, उसकी जो धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक दृष्टिकोण है, उसकी आलोचनात्मक व्यवस्था प्रस्तुत किया गया कि भारत की जो सभ्यता है, उसकी संस्कृति पर कोई अगर ठोस पहुंचाता है, चाहे आपका ब्रिटिश काल में पहुंचा या फिर अंग्रेजी शासन व्यवस्था में पहुंचा, तो उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था का इंजिलवादी के तौर पे आपका इतिहासकों के द्वारा उनका विरोध किया गया। और इसका जो विरोध है, चार्ल्स ग्रांट के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया। और विलियम वार्ड भी इनके विरोध के रूप में, इंजिलवादी के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किए गए। ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है आंगनवादी। आंगनवादी जो कि हमारे इतिहास लेखन के तीसरे प्रवृत्ति के रूप में जाने जाते हैं, जो कि हमारे भारतीय व्यवस्था, भारतीय सभ्यता का विस्तार है ना, निचले स्तर से ऊपर करने लगे। पहले हम धीरे-धीरे क्या होते हैं, आपके पाश्चात्यवादी में आपने क्या किया भाई, हमने अपनी संस्कृति को अपनाना शुरू किया। अब धीरे-धीरे अपनाते हुए आंगनवादी में हम अपने संस्कृति का विकास करने लगे। हमारे प्रशासन के ऊपर में चलने लगे, शिक्षा के रूप में चलने लगे, आर्थिक व्यवस्था के रूप में चलने लगे, और धीरे-धीरे हमने सुधार करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा आंगनवादी, जो कि हमारा पूर्णतः आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण विचारों की विवेचना कीजिए। तो ये हमारे 3 विचार थे। अब तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।